हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज मैं पढ़ाऊंगी कृतिका की बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है जॉर्ज बच्चन की नाक, और इसके लेखक हैं कमलेश्वर जी। तो बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, यानी आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूक नया था। फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। बच्चों, ये बात उस समय की है जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी, वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी, और ये आने की जो चर्चा थी वो अखबारों में हो रही थी। किस में? लंदन के अखबारों में थी कि रानी शाही दौरों के लिए जा रही। कहाँ? हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर निकलेंगी। तो उनका सेक्रेटरी था और जो उनका दर्जी था, वो सभी बहुत परेशान थे कि रानी जाएंगी तो क्या पहनेंगी, किस तरह के कपड़े पहनेंगी। ठीक है। तो और उनका जासूस था, वो पहले से ही इस महाद्वीप का दौरा करने, तूफानी दौरा करने वाला था। क्या क्या तैयारियां हो रही हैं इसके लिए। अब पहले वाली बात नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने क्या किया, फोटोग्राफर की फौज को भी तैयार कर रही थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरे ने, यानी जो टुकड़े होते छोटे छोटे, हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया। क्या चर्चा थी कि रानी ने जो नीले रंग का सूट का कपड़ा बनवाया हुआ है, वो कपड़ा जो रेशमी रंग का कपड़ा था वो कहाँ से मंगाया गया? हिंदुस्तान से मंगाया। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया। उस सूट को बनवाने में कितना खर्चा आया बच्चों? 400 पाउंड का। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, यानी जो उनकी कुंडली थी वो भी छपी। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, यानी घर में जो खानसामों, अंगरक्षकों, पूरी जीवनियाँ देखने में आई। जो थी, किसका था? नौकर थे उनके, रानी के जो बावर्ची यानी खाना बनाने वाले, खानसामा थे, अंगरक्षक यानी जो उनकी देखभाल के लिए रहते थे, पूरी सभी की जीवनियों को छपेंगी। शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों की तस्वीरें भी अखबारों में छप गईं। अब तो इनकी तो जो अंगरक्षक थे, बावर्ची थे, खानसामा थे, इनकी तस्वीरें तो छप ही रही थी बच्चों। उनके साथ साथ जो महल में रहने वाले कुत्ते थे, उनकी तस्वीरें भी अखबार में छप गईं। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, धून हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। कहाँ तैयारी, कहाँ चल रही थी? जो शोर शराबा था वो इंग्लैंड में था, लेकिन आवाज़ उसकी कहाँ सुनाई दे रही थी? हिंदुस्तान में सुनाई दे रही थी। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। क्या था तहलका, यानी चारों तरफ किस चीज़ का शोर था कि रानी है वो एलिजाबेथ, वो 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए। जब इतना महंगा सूट पहनकर रानी आने वाली है हिंदुस्तान, तो उसके लिए कुछ खास तैयारी तो होनी चाहिए, जिसके लिए बावर्ची पहले से ही महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हों। उसकी शान शौकत के तो कहने ही क्या है, यानी इतनी बड़ी रानी है तो उसकी शान शौकत की तो बात ही कुछ और है। और भाई रानी आज कहाँ आ रही है? दिल्ली आ रही है बच्चों। नई दिल्ली में अपनी तरफ देखा, वह ताका मुँह से निकल गया। वाह, हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी अपने आप को, कभी अपने घर देखते हैं, और देखते ही देखते नई दिल्ली काया पलट हो गई। रानी के आने की तैयारी में जो दिल्ली थी वो क्या हो गई? काया पलट हो गई, यानी यहाँ सब कुछ बदल गया। और करिश्मा तो ये था, किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल चाप हो गई, यानी जो सड़कों पर धूल लदी हुई थी वो क्या हो गई? साफ हो गई। इमारतें नाजिनों की तरह श्रृंगार किया। इमारतें थी वो नाजिनों की तरह, यानी नाजिन क्या होते हैं? यानी कोलंग की तरह, उनकी तरह साफ कर दिया गया, उन्हें श्रृंगार कर दिया गया उनको। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। अब मुश्किल क्या थी सामने? वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। जिस देश की रानी आने वाली है, वहाँ की जो मूर्ति है, वहाँ पर अगर नाक ही नहीं हो तो क्यों बाहर? वहाँ की नाक नहीं, यानी भारत की नाक का मतलब है हमारा बेटा यहाँ पर इज्जत से, यानी इज्जत। किसकी इज्जत? हिंदुस्तान वालों बड़े इज्जत वाले होते थे, उन्हें अपनी नाक की बड़ी रहती थी। तो नाक, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब होता जा रहा था।
बस कुछ होने की उम्मीद भी थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक एक बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। दिल्ली में सब कुछ होने की उम्मीद भी चल रही थी बच्चों, लेकिन क्या नहीं था, एक बड़ी मुसीबत जो सामने थी दिल्ली वालों के लिए, यानी हिंदुस्तान वालों के लिए एक मुसीबत थी। वो क्या थी? दिल्ली में सब कुछ था लेकिन एक सिर्फ नहीं थी, तो क्या नहीं थी? नाक थी। इस नाक की एक बड़ी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मच गए चारों तरफ। वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों में प्रस्ताव पास किए गए, चंदा जमा किया गया, कुछ नेताओं ने भाषण दिए, गर्मा गर्म बहसें हुई, अखबारों में पन्ने रंग गए। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे। ज़्यादातर लोग थे वो खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। कैसे लोग थे? खामोश रहने वालों की जो ताकत थी वो दोनों तरफ थी। ये आंदोलन चल रहा था जॉर्ज पंचम की नाक के लिए। हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। ठीक है, क्या मजाल था कोई नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी जिन पर लोगों को हाथ पहुंच गए। उन्हें शानो शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया, यानी चिड़ियाघर होते अजायब घर का मतलब वहाँ पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। यहाँ पर जो शाही लाटों की जो नायक खंबा यानी मूर्ति थी, उनको भी उनके लिए क्या हो रहा था? गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। उसी ज़माने में साथ इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। इंडिया गेट के सामने जो जॉर्ज पंचम की लाट थी, उससे क्या हुआ? नाक एकदम से गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार जगह तैनात रहे, गश्त लगी रही और लाट की नाक को चली गई। मतलब सब कुछ तैयारी चल थी, लेकिन फिर भी उनकी नाक थी वो क्या हो गए? गायब हो गए। रानी आए और नाक नो एकाएक परेशानी बढ़ गई। रानी आ रही है वहाँ से और वहीं नाक नो तो क्या परेशानी बढ़ गई। बड़ी गर्माहट हुई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। वहाँ भी सहमत थे, अगर नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। अब चिंता किस बात की थी? अगर इस मूर्ति की नाक नहीं है तो हमारे हिंदुस्तानियों की नाक भी नहीं, यानी हमारी नाक कट जाएगी कि एक विदेशी जो है आ रही है और उसकी वहीं की नाक नहीं है, तो क्या होने वाला है। उस उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग में खरोंचे गए, पर तय किया गया हर हालत में इसको नाक तो होना बहुत ज़रूरी है। ये तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार था, वो दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तियों को कलाकार जरा पैसे से लाचार था, होते ही उसने हुक्मों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी, चेहरों पर कुछ लटके उदास, कुछ बैदवाइस थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की मूर्ति आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। और जिस बनी थी उसको हमें पता बता दीजिए, मूर्तिकार ने कहा, और ये बता दीजिए मुझे कब बनी थी। सब हुक्मों ने एक दूसरे की तरफ ताका, नज़र देखा। बताने जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात पर छानबीन करने के लिए काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेज चीरे गए, यानी उनको पूरी तरह से छान लिया गया। लाट का कमेटी सामने कांपते हुए बयान किया, मेरी खता माफ़ हो, फाइलें अब कुछ सब हजम कर चुकी, यानी फाइलों में अब कुछ नहीं है। हुक्मों के चेहरे उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई, उसमें जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है और नाक का दमदार दरोदामर आप पर है। आखिर मूर्तिकार को बुलाया, उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान की हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ये पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते गर्भ से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं है? हर चीज़ देश के हर गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला खजाना खुशहाल होगा। आने वाला ज़माना है वो खुशहाल होगा। यानी क्या हुआ? उन्होंने बोला हिंदुस्तान में तो हर चीज़, हम हर पहाड़ पर जाएंगे, उसी तरह का पत्थर ढूंढ कर लाएंगे और उसे लगाएंगे। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ों, प्रदेशों, पत्थरों की खानों दौरे पर निकला। कुछ दिन हताश होकर लौटा। मतलब वो गया लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिला। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला
पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। किसके लिए निकला था वो बच्चों? उस लाट की नाक के पत्थर को ढूंढने के लिए, लेकिन उसे ऐसा पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। फिर क्या हुआ? कहा गया ये पत्थर कैसा है? विदेशी है। सभापति ने तहस में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम ले अपना चुके हैं, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान बाल डांस तक मिल गया, पत्थर क्यों नहीं मिल सकता है? चिल्ला के बोला वो। मूर्खा चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंख में चमक आई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर ये बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। उन्होंने बोला कि मैं कहूँगा, लेकिन ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दीजिए। ये बात कैसे होगी? अब चुपचाप होगी। मूर्तिकार ने कहा, देश में अब नेताओं की मूर्तियाँ भी हैं। अगर इजाज़त हो, सब लोग ठीक समझे तो, मेरा मतलब है तो उसकी नाक लाट पर सब ठीक बैठे, उतार लाया जाए। सबने उसकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की वैसी खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से, और मूर्तिकार दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दाराभाई, नेहरूजी, गोखले, तिलक, कांवसी जी, जहांगीर, सबकी नाक उसने टटोली। नाक गुजराती की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, महादेव देसाई जी की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा मोहन राय आदि को भी देखा। नाप जोश की तो बिहार की तरफ चल पड़ा। उसने सारे नेताओं की, जो नेताएं थे उनकी नाक को नाप लिया, लेकिन सबकी नाप क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक से क्या थी? बड़ी थी। यानी किसी की नाक थी वो फिट नहीं हो रही थी। अब वो कहाँ चला? बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय लोटो के पास गया। घबराहट से मद्रास पहुंच गया। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय, भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसे अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर कर आया, पर मूर्तियां देखी, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक इससे सबसे बड़ी थी। यानी कहने का मतलब था, हिंदुस्तान के हमारे जितने भी नेता थे उन सब की नाक क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। फिर सुनकर ये हताश होकर गए, झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने डंडास बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार के सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चे की मूर्ति स्थापित है। उसने बोला, परेशान मत होइए कि बिहार में सेक्रेटरी के सामने जो है एक बच्चा है जो शहीद हुआ था, हाँ, उसकी नाक फिट बैठ जाए। उसने बोला उसकी नाक जरूर इसको फिट बैठ जाएगी। यह सोचकर वे वहाँ भी पहुँचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे भी बड़ी बैठती। बताइए अब क्या करूं? जो बच्चा था उसकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से क्या थी? बड़ी थी। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया, सब कुछ हो चुका था। सिर्फ अब क्या नहीं था बच्चों? नाक नहीं थी। बात बड़े मुकल्लों तो पहुंची। बड़ी खलबली मच गई। जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी की स्वागत करने का क्या मतलब रह गया? ये तो अपनी नाक कटवाने वाली बात हो रही। हिंदुस्तानी परेशान थे, अगर नाक नहीं लगी तो हमारी नाक भी कट जाएगी। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरतगंज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा और उसने अपनी पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी हुई थी उसके दरवाजे बंद हुए। मूर्तिकार ने अपनी नई खोज पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यानी किसकी? जिंदा युवक की नाक काट कर इस मूर्ति पर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों में खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये कमरे में ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। उसने बोला, मेरे ऊपर छोड़ो, और आपकी मुझे क्या चाहिए? इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई। अखबारों में इतना छपा कर नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसको रवाक निकाली गई। ताज़ा पानी डाला गया ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूख न पाए। इस बात की खबर
जनता को नहीं थी, सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्खा खुद अपने बताए हाल से परेशान था। जिंदा नाक न लगने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, उसने दी, लेकिन हिदायत 7 के खास दिन नाक लगनी चाहिए और वह दिन आया। जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सब अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती है। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने वाली थी। उस दिन देश में कहीं भी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मानपात भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे स्टेशन में स्वागत समारोह की नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, बस अखबार वाले थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और भी वोट के लिए। किस चीज़ की बात हो रही थी बेटा? नाक यहाँ पर हिंदुस्तान की बालों के लिए थी, जॉर्ज पंचम की नाक को लगाना। तो ये काम पूर्ण हुआ। तो यहाँ की हिंदुस्तान को अपनी नाक बचानी थी और वो नाक यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो ये था हमारा चैप्टर जॉर्ज पंचम की नाक। तो आप लोगों को समझ में आएगा, पढ़ेंगे आप लोग इसे ढंग से।